हेलो एंड नमस्कार, गुड इवनिंग सभी साथियों। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं आने वाली जो हमारी पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होंगे उसके लिए इकोनॉमी का एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी, भारत में बैंकिंग प्रणाली और मौद्रिक नीति। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में लगभग हमने 25 से 30 एमसीक्यू के क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके विभिन्न राज्यों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आपके इस आज की क्लास में अधिकतर प्रश्न आसान होंगे, कुछ प्रश्न थोड़े मॉडरेट होंगे और कुछ प्रश्नों को हमने थोड़ा टफ लेवल पर रखा हुआ है ताकि तीनों का इसमें कॉम्बिनेशन बने रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं खुले बाजार की। देखिएगा क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि खुले बाजार की कार्रवाइयां, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, निम्नलिखित में से शामिल है ऋण नियंत्रण की गुणवत्ता विधियां, ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक विधियां, राजकोषीय नीति नियंत्रण और श्रम नीति पर नियंत्रण। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने देखिएगा खुले बाजार की कार्रवाइयां निम्नलिखित में से शामिल है, मतलब खुले बाजार की प्रक्रिया जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो किसके अंतर्गत शामिल होता है। ऑप्शन देखते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव मेथड्स कंट्रोलिंग ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, कंट्रोलिंग ऑफ द लेबर पॉलिसी। तो देखिएगा यहां से जो अपना आंसर होगा इसका, देखिए क्या बोलता है ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका एक हिस्सा होगा। तो देखिएगा खुले बाजार की प्रक्रिया मात्रात्मक उपाय, मतलब क्या है बोलिए, आपके क्वांटिटेटिव टूल्स होता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या होना चाहिए, यहां से आपका आंसर होगा बी, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बाजार में जब सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है, सरकार इन द सेंस सरकार के माध्यम से जब आरबीआई प्रयास करती है बाजार में मुद्रा के प्रवाह को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, तो खुले बाजार की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसमें आरबीआई सरकार की ओर से जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है। तो इसका आंसर होगा बी, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मतलब क्या है, मनी सप्लाई को नियंत्रित करना या मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किशोर श्रेणी के अंतर्गत ऋण कवर करता है। मतलब देखिएगा ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अकेले पीएससी में यहां से कम 3 से 4 प्रश्न बने हैं। ये क्वेश्चन बन रहा है कि किशोर श्रेणी के अंतर्गत, बेसिकली क्वेश्चन बन रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो श्रेणियां होती हैं, 4 श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, शिशु होती है, किशोर होती है, तरुण होती है और तरुण प्लस, जो कि 2024-25 के बजट में चौथी श्रेणी को जोड़े हैं, तरुण प्लस श्रेणी को हम जोड़े हैं। इसी कितनी आपकी सीमाएं होती है ऋण की। तो देखिएगा बेसिकली 4 श्रेणी होती है। पहला क्या होती है, शिशु श्रेणी। तो शिशु श्रेणी में देखिएगा, शिशु श्रेणी में जो ऋण की सीमा होती है वो होती है 50,000 रुपए तक। कितना, 50,000 रुपए तक। इसके बाद में आती है अगली श्रेणी को हम बोलते हैं किशोर श्रेणी। तो किशोर श्रेणी में जो ऋण की सीमा होती है वह होती है 50,000 से, मतलब 50 के से 50,000 से ये होता है 5 लाख तक। कितना होता है, 50,000 से 5 लाख। इसके बाद में अगली श्रेणी आती है, इसको हम बोलते हैं तरुण श्रेणी। तो तरुण श्रेणी में जो ऋण की सीमा होती है वो 5 लाख से 10 लाख होती है। और बजट 24-25 के, वर्ष 24-25 के बजट में एक नई श्रेणी को जोड़ा गया और वो उसका नाम था तरुण प्लस। इसका नाम था तरुण प्लस श्रेणी। तो तरुण प्लस श्रेणी में जो ऋण की सीमा थी उसको कर दिया गया है 10 से 20 लाख रुपए। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकेले पीएससी में मैंने पहले भी कहा कि कई बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को कब की गई है बोलिए, 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत में ऋणों को 4 श्रेणियों में बांटे हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु में क्या होगा, 0 से 50,000 तक का लोन मिलेगा। ठीक है, किशोर में होगा 50,000 से 5 लाख, तरुण में होगा 5 से 10 और तरुण प्लस में होगा 10 से 20 लाख। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, पूछ रहा है किशोर श्रेणी के ऋण कवर हैं 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख 50,000 तक, 5 से 10 लाख और 10 से 50 लाख। तो बोलिए आंसर क्या होगा, 50,000 से 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एनबीएफसी निम्नलिखित के अंतर्गत पंजीकृत है। ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है
और जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि जो सीजीपीएससी का एग्जाम है ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अर्थात यूपीएससी के तर्ज पे हो रहा है। ये सरकार बार बार कह रही है। अब भैया जब यूपीएससी के तर्ज पे हो रहा है तो अपन को पढ़ना भी पड़ेगा कैसे, यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों के लिए यूपीएससी के ही क्वेश्चन है मेरे भाई ये। और देखो क्या बोलता है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी निम्नलिखित के अंतर्गत पंजीकृत है। भारत में जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो किसके अधीन पंजीकृत होती हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिया है, कंपनी अधिनियम 1956 जो कि वर्तमान में क्या हो गया है, 2013 हो गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई एक्ट 1934, सेबी अधिनियम 1992। तो ध्यान देना, सेबी की स्थापना कब हुई है, 1991-92 में। यहां से भी मालूम पड़ता है, प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिए कंपनी अधिनियम 1956 जो कि वर्तमान में क्या बन गया, कंपनी अधिनियम 2013। देखो क्या बोल रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ट्रिक क्या बनेगा, कंपनी से बोलो क्या होगा, कंपनी अधिनियम 2013 या 1956। तो आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य है बड़े उद्योगों को, क्या बोल रहा है देखिएगा, बड़े उद्योगों को वित्त पोषित करना, मतलब उनको लोन देना या उनको फाइनेंस करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। देखिए इसके नाम में क्या रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब बोलो क्या होगा यहां से, देखिएगा नाम में क्या रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मतलब क्या है, ग्रामीण स्थान में, मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए क्या है, बैंक की व्यवस्था, अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भारत में किस समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है, ठीक है। यदि आप लोग को आता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बड़े उद्योगों को वित्त पोषित करना, तो भाई ये तो नहीं करेगा। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, भाई बना किसके लिए है, बोलो मेरे दोस्त, किसके लिए बना है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो क्यों करेगा विदेशी व्यापार को, नहीं करेगा। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करना, आंसर बोलो क्या होगा, देखने ही नहीं है, आंसर बोलो क्या होगा, सी। फिलहाल डी बोलो क्या बोल रहा है, शेयर बाजार को समर्थन करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा सी, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करना। आरआरबी का मुख्य काम बोलो क्या होता है, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को ऋण या उसकी बोलो क्या है, फाइनेंस की सुविधा देना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एमएसएफ सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर आमतौर पर होती है रेपो दर से कम होती है, रेपो दर से के बराबर होती है, रेपो दर से अधिक होती है, हमेशा बैंक दर के बराबर होती है। देखिएगा क्या बोल रहा है, एमएसएफ सीमांत स्थायी सुविधा, ये किसके बाद, देखिएगा क्या बोल रहा है, रेपो दर से कम, रेपो दर के समान, रेपो दर से अधिक, और क्या बोल रहा है, हमेशा बैंक दर के बराबर होती है। ध्यान देना, ये सामान्यतः बैंक रेट के इक्वल होता है, ये सामान्यतः बैंक रेट के इक्वल होता है, परंतु हमेशा नहीं होता है। पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो देखिएगा ये होता है रेपो रेट, और प्लस बोलो क्या होता है 0.25 प्लस 0.25। इसका मतलब यह हुआ कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा बोलो क्या होगा, रेपो रेट से अधिक होगा। क्यों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ इक्वल टू रेपो रेट प्लस 0.25। इसका मतलब क्या है, ये रेपो रेट से हमेशा 0.25 अधिक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन नहीं है। देखिएगा गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणा करना नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, गुणात्मक का मतलब होता है गुणों की बात हो रही है, मतलब सुधार की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, मतलब बोलो क्या है, क्वालिटी की बात हो रही है, ना कि क्वांटिटी की बात हो रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन है, क्या बोल रहा है, साधन है, कौन सा गुणात्मक, ऋण राशनिंग, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, खुला बाजार परिचालन, मतलब क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक दर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। तो बोलिए आंसर क्या होगा, क्रेडिट राशनिंग या ऋण राशनिंग, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, फिर ये बोलिए क्या है आपका बीआर, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, एमएसएफ हो, ये सब के सब बोलो क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के, मौद्रिक नीति के बोलो क्या है, मात्रात्मक उपाय हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
में निम्नलिखित में से क्या एक शामिल होता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो, बैंक। तो ध्यान देना, इसमें रेपो और रिवर्स जो दोनों आएगा, इसका आंसर हो सकता है बैंक रेट कभी नहीं होता है। देखिएगा बेसिकली जो एलएफ होता है इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर और एसएलआर ये भी नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है बोलिए? आपका तरलता समायोजन सुविधा। आरबीआई जब बोलो क्या करेगी? तरलता को करेगी समायोजित, मतलब बाजार में कम या अधिक। जब आरबीआई बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना चाहेगी तो उसके पास में सबसे अच्छा जो उपकरण, जो उपाय होता है वो क्या होता है? एलएफ होता है। और एलएफ के अंतर्गत में दो पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, दो इसके हिस्से होते हैं। पहला बोलो क्या होता है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर बैंक क्या करती है? आरबीआई से ऋण या लोन लेती है, वो होता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों से क्या लेता है? ऋण या लोन, तो वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। और दोनों किसके भाग होते हैं? एलएफ के भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैंक दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हमेशा रेपो दर से अधिक होती है। बैंक दर के बारे में, यह रिवर्स रेपो दर के समान होती है। यह वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा दी जाने वाली दीर्घकालिक उधार दर है। दीर्घकालिक उधार दर है। इसका उपयोग केवल कृषि ऋणों के लिए किया जाता है। तो ध्यान देना, इसका आंसर बोलो क्या होगा? बैंक दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बोलो क्या होगा? देखना, यह वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा दी जाने वाली दीर्घकालिक उधार की दर है। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा? सी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, सामान्यतः देखना जो बैंक दर होता है यह हमेशा रेपो दर से अधिक होता है, यह भी सही है। यह रिवर्स रेपो रेट के समान होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो उसका आंसर देखना, यह हमेशा रेपो दर से अधिक होता है, ये जरूरी थोड़ी ना है। कभी ऐसी कोई घटना हो गई, ध्यान देना, कभी कोई ऐसी घटना हो गई कि सरकार ने क्या कर दिया? जो बैंक दर था और जो रेपो दर था, तो क्या कर दिया? बैंक दर को रेपो दर से कम कर दिया। ये संभव है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि असंभव है। तो ध्यान देना, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बैंक रेट कौन सा रेट होता है? जिस रेट पर बैंक आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए क्या देती है? ऋण या लोन। उसका आंसर क्या होगा? सी। क्या बोल रहा है? इट इज द लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट ऑफ आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है। फिर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। यदि बाजार में मुद्रास्फीति क्या हो गई? आपकी नियंत्रित हो गई, तो बोलो क्या है? ऑटोमेटिक क्या होगा? बाजार में स्थिरता आएगी, वित्तीय स्थिरता आएगी, तो इसका आंसर है। विदेश व्यापार नीति को विनियमित करना। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना। तो देखो इसका आंसर क्या बोल रहा है? उद्देश्य नहीं है। ध्यान देना, मौद्रिक नीति का उद्देश्य कभी भी फॉरेन ट्रेड को मैनेज करना नहीं होता है। मतलब बोलो क्या है? विदेशी व्यापार नीति के इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। इसका आंसर बोले क्या होगा? सी। बोलो आंसर क्या होगा? सी। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो विदेश व्यापार नीति को विनियमित करना मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है। मौद्रिक नीति का केवल एक काम होता है, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को कम या ज्यादा करना। यदि बाजार में मुद्रा की मांग बढ़ गई है तो उसकी आपूर्ति को बढ़ा देना। यदि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो गई है, मनी का फ्लो सरप्लस हो गया है, तो क्या करना? उसकी आपूर्ति को कम कर देना। कौन करेगा? बैंक। कौन सी बैंक करेगी? आरबीआई। किसके माध्यम से? मौद्रिक नीति के माध्यम से। और भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो आंसर बोलो क्या होगा? मौद्रिक नीति समिति। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मौद्रिक नीति समिति में कितने कुल मेंबर या के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किस अधिनियम ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी को कानूनी दर्जा दिया? लीजिए, आ गया आपका क्वेश्चन ये वाला। तो बोल रहा है आरबीआई अधिनियम 1934 संशोधित। क्या बोल रहा है? किस अधिनियम ने मौद्रिक नीति समिति को कानूनी दर्जा दिया? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, 1949। फेमा एक्ट। फेमा का मतलब बोलो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और क्या बोल रहा है? कंपनी अधिनियम 2013। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आरबीआई अधिनियम 1934 संशोधित या अमेंडेड।
ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, बोलिए, कि भारत में मौद्रिक नीति समिति को किसके माध्यम से क्या मिला, कानूनी दर्जा, मतलब इसकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई, तो क्या बताओगे, आपका आंसर क्या होगा, आरबीआई अधिनियम 1934 संशोधित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है रिवर्स रेपो दर का अर्थ होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिवर्स रेपो दर अभी आपको बताया था ना, जब कमर्शियल बैंकों के पास में, जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मतलब बोलो क्या, आपकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास में जो प्राइवेट और सरकारी बैंक भारत में होती हैं, जो आरबीआई से पंजीकृत होती हैं, जब इन बैंकों के पास में बहुत सारा पैसा पहुंच जाता है तो क्या करती है, लोगों को बहुत पैसा बांटती है लोन के रूप में, और जब लोगों के हाथ में बहुत अधिक पैसा आता है क्या करते हैं, मार्केट में बहुत पैसा खर्च करते हैं। जब मार्केट में पैसा बहुत तेजी से खर्च होता है तो बहुत तेजी से डिमांड जनरेट होती है, और जब बहुत तेजी से डिमांड या मांग जनरेट होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जिसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो ऐसी कंडीशन पे क्या करेगी गवर्नमेंट, ऐसी कंडीशन पे जब मार्केट में बहुत तेजी से क्या होता है, मुद्रा का प्रभाव होता है, उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल करने के लिए बोलो क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने मात्रात्मक उपायों को अपनाती है, और उसका एक हिस्सा क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। और ये क्या होता है, जब बैंकों के पास में बहुत अधिक पैसा हो तो आरबीआई बोलती है भैया एक काम करो, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो बैंक बोलती है कि ब्याज कितना दोगे, तो आरबीआई क्या बोलता है कि भैया एक काम करो 3 या 4% का आप हमसे ब्याज ले लेना। ठीक है, तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, देखना, वह दर जिस पर आरबीआई जनता को उधार देती है ना, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, आंसर क्या होगा बोलिए, बी। आंसर क्या होगा, बी। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेती, तो आंसर क्या होगा बोलिए, इसका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई की नीति दर कहा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई की नीति दर, मतलब बोलो क्या है, पॉलिसी रेट कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो बोलिए आंसर क्या होगा, रेपो रेट। रेपो रेट को आरबीआई का पॉलिसी रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, रेपो रेट को आरबीआई का पॉलिसी रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात में बनाए रखना जाना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त कि जो SLR होता है, जो SLR होता है, SLR बोलो क्या होता है, बैंकों को, किनको बोलो, आपके बैंकों को, और किन बैंकों को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होती हैं, ऐसी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में पंजीकृत होती कहलाती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। मतलब उन पर अधिनियम, उन पर नियंत्रण किसका होता है, आरबीआई का होता है। तो जब बैंकों के पास में अधिक पैसा होता है तो आरबीआई उनसे बोलता है कि भैया काम करो, कुछ पैसा क्या करोगे आप अपना मेरे पास जमा करोगे, मतलब आरबीआई के पास में, और कुछ भाग निकालो और कहां जमा करो, अपने पास में। जब बैंक अपने ही पैसे को आरबीआई के पास में जमा करती है तो इसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और जब बैंक अपने ही पैसे को खुद के पास में जमा करती है लेकिन उसको उपयोग नहीं कर सकती, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब क्या बोलते हैं, SLR। और ये जो आपका SLR होता है, इसमें जो बैंक पैसा जमा करेगी या तो क्या होगा, GSEC, मतलब क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा होगा, या तो ये जमा होगा गोल्ड के रूप में, और या तो ये जमा होगा कैश के रूप में, या इनमें से क्या है, तीनों के रूप में ये जमा होगा। तो पूछ रहा है वैधानिक तरलता अनुपात निम्नलिखित में बनाए रखा जाना चाहिए, मतलब SLR के अंतर्गत में क्या क्या शामिल होता है, केवल नगद, स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियां और सोना, केवल सावधि जमा, विदेशी मुद्रा भंडार। तो बोलिए क्या होगा, स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियां और सोना। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बोलो क्या होगा, बी। देखो या तो क्या होगा, ध्यान देना, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या तो बोलो क्या है, GSEC, या तो ये तीनों हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, सरकारी प्रतिभूतियां और सोना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ हो, और भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, सीजी की इकोनॉमी में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।